चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 दैट इज ओजोन। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो सबसे पहले होते हैं सिंपल ऑक्साइड्स, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसके एग्जाम्पल हैं Pb3O4 एंड Fe3O4। अगर हम सिंपल ऑक्साइड्स की बात करें तो ये हो सकते हैं एसिडिक नेचर के, जिसके एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, या फिर ये हो सकते हैं बेसिक नेचर के, जिनके एग्जाम्पल्स होते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स, और या फिर ये हो सकते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्साइड्स बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के साथ कंबाइन होकर एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है तब वो सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स हैं SO2, Cl2O7, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए एक जनरल रूल है कि अगर कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड ही होता है। बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कुछ मेटल्स अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसके एग्जांपल्स हो सकते हैं Mn2O7, CrO3 या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। चलिए अब बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स की। बेसिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस क्रिएट करते हैं, जैसा कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक बेस है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल हैं Na2O, CaO एंड BaO। अब बेसिक ऑक्साइड्स के लिए भी सिंपल सा रूल है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों ही तरह के कैरेक्टर शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक क्यों होते हैं और वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर कैसे शो कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ दोनों के ही साथ रिएक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम Al2O3 की बात करें तो Al2O3 वाटर की प्रेजेंस में HCl जो कि एक एसिड है उसके साथ रिएक्शन देता है और इससे हमें हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है और साथ में क्लोराइड आयन बनता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर यही Al2O3 वाटर के प्रेजेंस में NaOH के साथ जो कि एक बेस है रिएक्शन करता है तब हेक्सा हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Al2O3 HCl एसिड से भी रिएक्शन करता है और NaOH बेस से भी रिएक्शन करता है। इसका मतलब Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो ना तो बेसिक होते हैं और ना ही एसिडिक होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO। चलिए अब बात करते हैं ओजोन की। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन के प्रिपरेशन की। ओजोन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एपरेटस से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें ड्राई ऑक्सीजन को पास किया जाता है और डाइल्यूट H2SO4 की मदद से ओजोनाइज्ड O2 यानी कि ओजोन ऑब्टेन किया जाता है। O2 को O3 में कन्वर्ट होने में 142 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी लगती है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस प्रोसेस में O2 का O3 में कन्वर्जन सिर्फ 10% तक ही हो पाता है। यील्ड को बढ़ाने के लिए हम ओजोनाइजर की बैटरी का यूज भी कर सकते हैं। प्योर ओजोन को हम लिक्विड O2 की हेल्प से कंडेंस करके ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए अब O3 की यानी कि ओजोन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ओजोन एक पेल ब्लू कलर की गैस होती है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तब ये डार्क ब्लू दिखाई देती है और सॉलिड फॉर्म में ये वॉयलेट ब्लैक दिखाई देती है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 101.1 केल्विन होता है और इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑक्सीजन है और ओजोन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। बहुत ज़्यादा हाइट पर लगभग 200 किलोमीटर पर ओजोन ऑक्सीजन से फॉर्म होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm से अबव हो जाए तब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। अगर ओजोन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये ओजोन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर ओजोन के बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो 0.128 नैनोमीटर होता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो एंगल होता है वो 117 डिग्री होता है। चलिए अब ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अगर हम ओजोन का डिकम्पोजिशन देखें तो ओजोन के 2 मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल देते हैं। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बहुत नेगेटिव होती है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू बहुत नेगेटिव होती है। इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एक फेवरेबल प्रोसेस है। अब क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ओजोन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये एक अब क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इसलिए अगर ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो और तब ओजोन का डिकम्पोजिशन हो तो वो काफ़ी एक्सप्लोजिव हो सकता है। ओजोन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जब ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है और साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की वजह से ही ओजोन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर लेड सल्फाइड यानी कि PbS इसकी रिएक्शन ओजोन से होती है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है लेड सल्फेट में और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि PbS में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। ऑन दी अदर हैंड आफ्टर रिएक्शन PbSO4 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। इसका मतलब PbS का ऑक्सीडेशन हो गया है PbSO4 में। चलिए अब जानते हैं कि ओजोन का क्वांटिटेटिवली एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए ओजोन की रिएक्शन एक ऐसे KI सॉल्यूशन के साथ कराई जाती है जो ऑलरेडी बफर्ड होता है बोरेट बफर से और उसका pH होता है 9.2। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आयोडाइड आयन वाटर के प्रेजेंस में ओजोन से रिएक्शन करता है, जिससे हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है और आयोडाइड आयन कन्वर्ट हो जाता है I2 में। इस बनने वाले आयोडीन को फर्दर ट्रीट किया जाता है Na2S2O3 के साथ और ऐसे हमें मालूम चलता है कि कितना आयोडीन प्रोड्यूस हुआ था और उसके लिए कितना ओजोन खर्च हुआ होगा। इसी मेथड से ओजोन का एस्टिमेशन हो जाता है। यही रिएक्शन ओजोन डिप्लेशन का कारण भी बनती है। चलिए देखते हैं कैसे। सुपरसोनिक जेट्स तो आपको पता ही होंगे। क्या आपको पता है कि सुपरसोनिक जेट से निकलने वाले एग्जॉस्ट में प्रचुर मात्रा में NO गैस होती है, जो बहुत हाइट पर O3 यानी कि ओजोन से रिएक्शन करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है O2 में। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर NO ने O3 को नष्ट कर दिया है या O3 का डिप्लेशन हो गया है। ओजोन डिप्लेशन का एक और बड़ा कारण होता है फ्रेयॉन्स एंड CFCs, जिन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं। आइए अब ओजोन के यूजेस देख लेते हैं। ओजोन एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। ये इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा जर्मिसाइड होता है। ओजोन को बड़े पैमाने पर
वाटर के स्टरलाइजिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ओजोन एक बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ओजोन की हेल्प से ऑयल्स, आयोरी, फ्लोर और स्टार्च का ब्लीचिंग किया जा सकता है। ओजोन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका यूज किया जाता है केमिनोफोर को बनाने में। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं।